बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक के नाम है दैट इज अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस, यस। देन दैट इज अ पार्थेनोकार्पी। तीन टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, पार्थेनोकार्पी एंड द लास्ट वन इज पॉली एम्ब्रियोनी। यस, ये तीन टॉपिक है। यस, और इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, जिसके अभी तक के 12 वीडियो हो चुके हैं। ये जो वीडियो है ये 13th वाला वीडियो है, बराबर, जहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस, उसके बाद में एक 14th वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद में एक 14th वाला वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर में जो दिए गए बिटवीन द चैप्टर जो क्वेश्चंस है या कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कि मैं अगेन आपके पेज नंबर वाइज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, और जो इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। यस, कौन से 14th वाले लेक्चर में, बराबर। और इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उस टॉपिक का नाम है दैट इज अपोमिक्सिस। यस, फिर उसके बाद पार्थेनोकार्पी और फिर पॉली एम्ब्रियोनी। तो पहले अपोमिक्सिस। तो देखो, अपोमिक्सिस को मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं, द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। Yes, the formation of seed without fertilization, that is apomixis, बराबर। तो अब विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ना गमेट बन रहे ना गमेट फ्यूज हो रहे, बराबर। तो विदाउट गमेट बने अगर सीड बन रहा है तो उस टाइप की सीड को हम लोग अपोमिक्टिक सीड बोलेंगे एंड द कंडीशन इज अपोमिक्सिस। तो वो जो हमने नॉर्मल जो पढ़ा था उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस, जिसमें मेल गमेट और फीमेल गमेट फ्यूज होके जो जाइगोट बनता है उसको तो आप सीनगमी बोलते हो। मेल और फीमेल गमेट की फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसको आप सीनगमी बोलते हो, बट उस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? अपोमिक्सिस, द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज अपोमिक्सिस, ठीक है। तो एक बार फिर से हम अपना थोड़ा सा ओव्यूल को बना लेते हैं। एक इमेच्योर जो एक ओव्यूल होता है, जो कि ओव्यूल ही आगे चल के सीड बन रहा है ना, तो ओव्यूल वाली बात तो रहेगी। यस, ओव्यूल वाली बात तो रहेगी, बट फर्टिलाइजेशन वाली बात नहीं रहेगी। अब गमेट बन भी सकते और नहीं भी बन सकते, मतलब फीमेल गमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। यस, फीमेल गमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। उसी के तो टाइप हो जाते हैं। फिर हम रिकरेंट और नॉन रिकरेंट जो अपोमिक्सिस के जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हमको उस चीज़ का आंसर मिलने वाला है। ये क्या है आपका? उसकी स्टॉक फ्यूनिकल, ये उसकी बॉडी, और ये सेंटर वाला जो बल्क है वो है न्यूसेलस। वो पता है आपको, पर फिर भी एक बार आपको जानना जरूरी है कि भाई कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीज़ होने वाली है यहाँ पे। थोड़ा सा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम लोग यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यस, एज मच एज हम कितना कवर कर सकते हैं उसके लिए ये सब वीडियोस है, ठीक है। ये सारे क्या है? आपका न्यूसेलस है। ये सब क्या? ये क्या है? न्यूसेलस है, बराबर। और ये न्यूसेलस में ये सारे डिप्लॉइड सेल्स है, बराबर। जब ये इमेच्योर कंडीशन में होता है, ध्यान दो। और ये क्या है? इसके इंटेगुमेंट्स भी सेल से बना हुआ है, फ्यूनिकल भी सेल से बना हुआ है। फ्यूनिकल को छोड़ दो, उसकी स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, पर इंटेगुमेंट्स को रखो दिमाग में। ये भी डिप्लॉइड सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और न्यूसेलस भी डिप्लॉइड सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि जब ये न्यूसेलस इमेच्योर होता है तो इसकी जो ये डिप्लॉइड सेल्स होती है, वैसे तो सारी नहीं होती, सारी सेल्स काम में नहीं आती। वही अगर मैं इसको पोलन सैक के साथ कंपेयर करता हूँ तो पोलन सैक का जो पोलन चेंबर में वो जो पोलन सैक जो होता है उसमें जो ये सारी डिप्लॉइड सेल होती है, वो सारी सेल्स को हमने क्या बोला था? आर्कीस्पोरियल सेल बोला था। वो आर्कीस्पोरियल सेल्स वो डिप्लॉइड सेल होती है जिससे कि स्पोर मदर सेल डेवलप होती है। यस, आर्कीस्पोरियल सेल वो सेल होती है जिससे कि स्पोर मदर सेल डेवलप होती है डिवीजन से।
वो भी देखो, स्पोर आर्किस्पोरियल सेल भी डिप्लॉयड है और स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, बट स्पोर मदर सेल देखो ये सपोज टू बी ये आर्किस्पोरियल सेल है, ये आगे चल के इससे जैसे ये 2 सेल बनी, तो ये जो 2 सेल है ये दोनों भी हो सकती है या कोई एक हो सकती है, दैट इज अ स्पोर मदर सेल। तो मेल के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल और फीमेल के केस में मेगास्पोर मदर सेल, बराबर। यस, मेल के केस में ये स्पोर मदर सेल क्या होगी आपकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फीमेल के केस में मेगास्पोर मदर सेल। एंड यू नो, मैंने आपको शायद पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्पोर से होती है। देखो आप जाके लेक्चर नंबर 2 या 3 पे होगा, ये मेरे को याद नहीं है ठीक से, ठीक है, वहां पे मैंने आपको जब बताया है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग ही स्पोर से होती है। तो स्पोर बेसिकली देखो, स्पोर बेसिकली हप्लॉइड सेल होती है, स्पोर बेसिकली हप्लॉइड सेल होती है। और यहां जो हमको स्पोर मिलने वाला, देखो बेसिकली स्पोर इज हप्लॉइड, और स्पोर बनाने वाली जो जनरेशन होती है वो होती है डिप्लॉइड। अब प्लांट में 2 जनरेशन होती है, 11th में डिटेल में, प्लांट में 2 जनरेशन होती है, स्पोर बनाने वाली डिप्लॉइड, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, वो जनरेशन जो कि स्पोर बना रही है, और होती कैसी, डिप्लॉइड है। और जो हप्लॉइड फेज होता है उसको बोलते हैं गेमेटोफाइट। तो हप्लॉइड फेज की स्टार्टिंग ही स्पोर से होती है, हप्लॉइड फेज की स्टार्टिंग स्पोर से। आप अलगा में देखो, ब्रायोफाइट में देखो, टेरिडोफाइट में देखो, जिम्नोस्पर्म में देखो, एंजियोस्पर्म में देखो, बराबर। गेमेटोफाइट जनरेशन हप्लॉइड होती है और उसकी स्टार्टिंग स्पोर से होती है, मतलब ये है गेमेटोफाइट जनरेशन। यस, ये होता है नॉर्मल, मतलब स्पोर हप्लॉइड, और यहां से गमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट, फिर उसके बाद फिर गमेट बनेंगे और फिर गमेट फ्यूज होंगे, फिर से डिप्लॉइड कंडीशन आएंगी और फिर से स्पोरोफाइटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, बराबर। ये थोड़ा सा 11th में डिटेल में दिया हुआ है, 11th में डिटेल में दिया हुआ है, पर फिलहाल इतना, क्योंकि ये तो है, ऐसा तो प्लांट में होता ही है। अब देखो नॉर्मल ऐसा होता है, पर यहां पर अपोमिक्सिस में मालूम है क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपोमिक्सिस में क्या होगा कि हो सकता है कि ये कंडीशन हो भी, और ये कंडीशन जब ये कंडीशन भी एम्ब्रियो में जा सकती है, पर ये हप्लॉइड से हप्लॉइड में बन जाएंगी। या फिर ऐसा देखो, नॉर्मली स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन गिव राइज टू हप्लॉइड गेमेटोफिटिक जनरेशन, दैट इज स्पोर स्टार्टिंग। पर यहां पे क्या होने वाला है, देखो यहां पर क्या होने वाला है कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक कंडीशन जो है, विच गिव राइज टू डिप्लॉइड गेमेटोफिटिक जनरेशन ऑल्सो, मतलब यहाँ पे जो ये गेमेटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग भी यहाँ पे कैसे होने वाली है, डिप्लॉइड होने वाली। मतलब ये यहाँ पे स्पोर है तो ये भी स्पोर है, पर यहाँ के स्पोर कैसे है, डिप्लॉइड है, एंड दैट कंडीशन इज डिप्लोस्पोरी। आपकी बुक में सिर्फ शब्द तो बोल दिए, डिटेल नहीं दिया, वो क्यों देगा, 11th पढ़ाया ना उसने। तो यहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो डिप्लॉइड स्पोर बनेगा, और वो डिप्लॉइड स्पोर से ही डिप्लॉइड फीमेल गेमेटो वो एम्ब्रियो सैक बनेगा, और उस एम्ब्रियो सैक में जो एग है वो डिप्लॉइड ही रहेंगी, और वो फिर मल्टीप्लाई होकर सीधा क्या बना देंगे, एम्ब्रियो बना देंगे, जिससे कि ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे हर चीज डिप्लॉइड ही है। वो एम्ब्रियो सैक अगर बना भी है तो वो भी डिप्लॉइड ही है, यस। और वो डिप्लॉइड से वो एम्ब्रियो बन जाएगा, अंदर एम्ब्रियो बन गया तो ये सीड बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गमेट बने और गमेट फ्यूज हुए, यहाँ कौन सा मियोसिस हुआ है। तो ऐसी कंडीशन से अगर सीड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोमिक्सिस, बराबर। ये हो गया नॉर्मल बात अपोमिक्सिस के बारे में। अब उन्होंने अपोमिक्सिस के कुछ एग्जांपल्स दिए, इतना समझ में आ गया। हाँ, फिर उन्होंने सर अपोगेमी क्या होता है, अपोस्पोरी तो समझ में आ गया कि सर व्हेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, वैसे स्पोरोफाइट डिप्लॉइडिश होती है, उससे अगर हप्लॉइड गेमेटोफाइट आता है तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, पर इससे डिप्लॉइड ही गेमेटोफाइट मतलब डिप्लॉइड ही स्पोर मिल रहा है, दैट कंडीशन इज डिप्लोस्पोरी, दैट कंडीशन इज डिप्लोस्पोरी। फिर सर वहां पे उन्होंने कुछ अपोगैमी बोला है। हाँ, तो भैया डिप्लॉइड वो स्पोर से ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, यहाँ गमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोर से ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अपोगैमी। उसको क्या बोला उन्होंने, अपोगैमी, यस, उसको क्या बोला उन्होंने, अपोगैमी। इतना समझ में आ गया। तो वो टर्म्स थी। उसके बाद में उन्होंने एग्जांपल्स किसके दिए उन लोगों ने, एग्जांपल ऑरेंज और मैंगो का एग्जांपल दिया है। अब वो दिया तो दे दिया ध्यान में रखो, पर ऑरेंज और मैंगो में नॉर्मल वाली चीजें भी होती है, नॉर्मल भी होता है और ये भी होता है,
ये तो ये होता है, इसलिए फिर एग्जांपल हमने इसका भी देखे, मतलब उसमें इसका भी एग्जांपल देके रखा है, ठीक है। अब उन्होंने अपोमिक्सिस के 3 टाइप बताए आपकी बुक में। वैसे तो बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड भी बहुत लोग 2 ही टाइप बताते हैं, पर अपने स्टेट बोर्ड की बुक में एक तीसरा टाइप भी बताया है उन लोगों ने। यस, और तीसरा टाइप जो है ना वो पॉली एम्ब्रियो में भी कंडीशन करते हैं, पॉली एम्ब्रियो में भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, जो तीसरा टाइप है। अब देखो टाइप कौन से एक दिया है, रिकरेंट अपोमिक्सिस का एक टाइप कौन सा दिया है, रिकरेंट अपोमिक्सिस, रिकरेंट अपोमिक्सिस। दूसरा टाइप दिया है दैट इज अ नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस। सिंपल है, आपको नॉर्मल समझ के, पर नॉर्मल में देखना है अलग क्या है, दैट इज नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस। और थर्ड टाइप इज एडवेंटिव, यस, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। थर्ड टाइप इज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। थर्ड टाइप इज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, बराबर। रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस एंड थर्ड वन इज अ एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। तो सबसे पहले आते हैं रिकरेंट अपोमिक्सिस। तो रिकरेंट अपोमिक्सिस मतलब वही जिसमें कि जो हमने अभी तक बोला वो रिकरेंट में है, यस, जिसमें कि देखिए ओव्यूल है, जिसमें कि ये जो न्यूक्लियस की सेल से आपको पता है कि नॉर्मल वो सेल्स है जिसमें कि एक आधी सेल आर्किस्पोरियल सेल है, जिससे कि मेगास्पोर मदर सेल बनेगी और मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनेगा, बराबर। एक तो यहाँ से, या फिर ये जो है ये वाली इंटोगमेंट्स की, वो भी डिप्लॉइड सेल है। तो अगर यहाँ की कोई सेल डिप्लॉइड सेल मतलब डायरेक्ट आर्किस्पोरियल सेल भी हो सकती है। आर्किस्पोरियल सेल को पहले एक्चुअली में क्या बनना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल बनना चाहिए, और फिर उससे विच अंडरगो वो उसको मियोसिस में जाना चाहिए और फिर मेगास्पोर बनता है। यहाँ मियोसिस तो हो ही नहीं रहा है, मतलब रिकरेंट में मियोसिस नहीं होगा। तो क्या होगा, एक तो डायरेक्ट आर्किस्पोरियल सेल ही डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन जाएंगी, या फिर यहाँ की कोई एक आधी सेल एम्ब्रियो बन जाएंगी, और एम्ब्रियो बना सीड बन जाएगा, बराबर। तो दैट इज अ रिकरेंट अपोमिक्सिस, दैट इज रिकरेंट अपोमिक्सिस। ध्यान में रखो कि अपोमिक्सिस जो है ये मिमिक्री है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट एक्चुअली इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट, ठीक है, यस, बट इज अ मिमिक्री ऑफ सीड फॉर्मेशन। ये एट्रेशिया फैमिली में बड़ा कॉमन है अपोमिक्सिस, बराबर, वो घास वगैरह जो होता है ना उसमें। देन उसके बाद में नॉन रिकरेंट में क्या हो रहा है, नॉन रिकरेंट में क्या हो रहा है, सब कुछ बराबर है, नॉर्मल मस्त, ये जैसा नॉर्मल होना चाहिए। ये आपकी आर्किस्पोरियल सेल, फिर अंडरगो टू डिवीजन, मतलब वो मेगास्पोर मदर सेल, फिर वो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो टू मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस में जाके एम्ब्रियो सैक, सब कुछ बराबर मस्त बन गया एम्ब्रियो सैक। लो एम्ब्रियो सैक बन गया। और एम्ब्रियो सैक में क्या है, ये एग सेल, ये सिनर्जिड्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल्स। अब क्या होगा कि एक तो ये एग सेल या फिर कोई भी सेल विच अंडरगो टू पार्थेनोजेनेसिस, अब वो फ्यूज नहीं होंगी, सीधा वो हप्लॉइड सेल अंडरगो टू डिवीजन एंड टू प्रोड्यूस हप्लॉइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया। तो यहाँ जो एम्ब्रियो बना है वो पार्थेनोजेनेसिस से बना है। और व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कुंती पुत्र कर्ण, बराबर। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल हनीबी का भी है। हनीबी में क्या होता है कि फीमेल एग बनाती है, एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल होता है, और एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उससे मेल आता है। तो जो मेल होते हैं ना हनीबीज में, जिसको हम ड्रोन्स बोलते हैं, वो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गमेट तो बना पर गमेट फ्यूज नहीं हुआ, और वो सीधा एक तो ये या एंटीबॉडीज वगैरह कोई भी सेल सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया पार्थेनोजेनेसिस से, और एम्ब्रियो बना तो ये सीड बन गया। तो अगेन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, पर यहाँ पे मियोसिस हुआ है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यस, तो दैट इज अ नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ अपोमिक्सिस, दैट इज अ नॉन रिकरेंट टाइप ऑफ अपोमिक्सिस। और ये हो गया रिकरेंट अपोमिक्सिस, ठीक है। फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या बोला है
कि एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस की सेल्स नहीं, कोई भी सोमैटिक सेल, मतलब ये जैसे कि इंटेगुमेंट्स वगैरह की जो सेल्स है, कोई भी सोमैटिक सेल अंडरगो टू डिवीजन एंड टू फॉर्म एम्ब्रियो, अंडरगो टू डिवीजन एंड टू फॉर्म एम्ब्रियो। बट देखो यहाँ मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल सेल से एम्ब्रियो सैक बना, ध्यान दो, नॉर्मल सेल से एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक से जाइगोट बना और जाइगोट से नॉर्मल एम्ब्रियो बना। तो ये एक एम्ब्रियो तो बना जो कि नॉर्मल है, और यहाँ की कोई एक आधी सेल से भी एम्ब्रियो बना जो कि माइटोसिस से बना है। तो वहां पर नॉर्मल एम्ब्रियो भी है, बट यहाँ पे वो वाला आपका वाला एम्ब्रियो भी है, कौन सा, अपोमिक्सिस वाला एम्ब्रियो भी है, तो हमको तो अपोमिक्सिस ही पढ़ना है ना। यस, तो यहाँ पे एक सीट में मल्टीपल एम्ब्रियो होंगे, एक नॉर्मल वाला और एक वो आपका अपोमिक्सिस वाला, जिसमें कि सोमैटिक सेल मतलब इंटेगुमेंट्स वगैरह की सेल्स इन्वॉल्व होकर एम्ब्रियो बन जाएगा। यस, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल एम्ब्रियो भी बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को पॉली एम्ब्रियोनी में भी कंसीडर करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी में भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एम्ब्रियो बन रहा है, एक नॉर्मल वाला यस और एक वो आपका अपोमिक्सिस वाला, जिसमें कि सोमैटिक सेल मतलब उसकी जो बॉडी की सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, मतलब आर्किस्पोरियल भी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनती है। देखो यहाँ पर सीधा आर्किस्पोरियल सेल बन गई थी, जिससे कि मेगास्पोर मदर सेल आने वाली थी, मतलब वो सेक्स सेल्स ही थी। यहाँ तो गमेट बने भी, बस फ्यूज नहीं हुए। यहाँ पर जो है, यहाँ पे नॉर्मल वाला भी है, पर यहाँ पे जो दूसरा अपोमिक्सिस से जो ये बना हुआ है, एम्ब्रियो बना है, वो सोमैटिक सेल मतलब ये इंटेगुमेंट्स वगैरह की सेल्स से सीधा एम्ब्रियो बन गया, अंदर साइड में, ऐसा नहीं बाहर साइड में, और फिर उससे सीड बन जाएगा। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोमिक्सिस बोलते हैं, जिसमें कि एग्जांपल रिकरेंट भी समझ में आ गया हमारे को, नॉन रिकरेंट भी समझ में आ गया और एडवेंटिव भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था अपोमिक्सिस। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। अगला टॉपिक क्या है, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, पार्थेनोकार्पी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पार्थेनोकार्पी। सुनो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। यू ऑलरेडी नो, हमने सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में देखा था कि फ्रूट कब बनता है, फ्रूट इज नथिंग बट राइपन ओवरी एंड इट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस, और यहाँ पे जो फ्रूट बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। यस, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी, दैट इज अ पार्थेनोकार्पी, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो होता कैसा है, देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल जो है ये वन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, पर मेन बात क्या है कि जो ओव्यूल है ये ओवरी से फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा नाम के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। इस ओवरी में एक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर होता है, आप 11th में जाके देख लो, प्लेसेंटेशन एक टॉपिक है, मार्जिनल, एक्साइल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो ओव्यूल है ये ओवरी से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटेशन। तो ये जो प्लेसेंटा, ये सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और सेल के कंबाइन को टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटल टिश्यू जो होते हैं ना, यस, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पार्थेनोकार्पी की बात कर रहा हूँ वो नेचुरल वाली पार्थेनोकार्पी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हो गया, जो प्लेसेंटल टिश्यू जो भी है, जैसे कि यहाँ पे प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। ऑक्सिन बोले तो दैट इज अ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है क्या, केमिकली तो ये ऑक्सिन रिलीज करेगा, जिस कारण से ये जो ओवरी है इसका एनलार्जमेंट चालू हो जाएगा और इट बिकम टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और ये तो ओव्यूल बेचारा ये इमेच्योर है, बराबर, मतलब ओव्यूल ही बेचारा अभी, वो ये नहीं बना ना, उसमें एक बना और ना फर्टिलाइज हुआ, मतलब वो सीड नहीं बना, पर ओवरी फ्रूट बन गई। तो दैट इज अ पार्थेनोकार्पी। यस, तो पाइनएप्पल का एग्जांपल ले लो, बनाना का एग्जांपल ले लो। यस, ये नेचुरल एग्जांपल है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, बराबर, पर हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं। यस, जैसे हम जो ग्रेप्स की वैरायटी खाते हैं वो सीडलेस वैरायटी है, बराबर, और ध्यान में रखो ग्रेप्स को सीड होते हैं, जो मनुका खाते हैं उसमें सीड होते हैं, बराबर, और वही किशमिश खाते हैं उसमें सीड नहीं होते, बराबर। तो जो हम ग्रेप्स की सीडलेस वैरायटी खा रहे हैं
वो हमने इंड्यूस पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल है, जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नली कोई हार्मोन जैसे कि गिबरलिंस या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं। क्योंकि देखो अंगूर के केस में हमको अंगूर के फ्रूट से मतलब, उसके सीड से क्या मतलब है, ये तो कमर्शियल हमको फ्रूट काम का है ना उसके, तो हम सीडलेस वैरायटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं बाय इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, अंडरस्टैंड। पर हमको जो बुक में एग्जांपल दिया वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल दिया। इसमें वो जो प्लेसेंटल टिश्यू है विच प्रोड्यूस ऑक्सिन, जिस कारण से ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज पार्थेनोकार्पी। yes or no? Last example, that is last topic is that is a polyembryony। अब समझ में आता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो, polyembryony, yes, when a multiple embryo form in a seed, एक सीड में अगर मल्टीपल एम्ब्रियो अगर होते, अरे हाँ मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि पार्थेनोकार्पी को नॉल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कब, 1902। वो तो बुक में लिखा है, उसका कोई टेंशन नहीं है, मैंने को जो मेन चीज बतानी वो बता दी, नाम वाम तो आप बुक से भी पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। वैसे भी मैं बुक को कंसिडर करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय लेवेनहॉक, कब, 1902 में है, नो सॉरी 1719 में उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इसमें कौन से जीनस में, सिट्रस जो वैरायटी होती है उसमें उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, यस, कि मल्टीपल एम्ब्रियो वाली कंडीशन, अगर एक सीड में मल्टीपल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एक सीड एक एम्ब्रियो, यूजुअली 1 सीड 1 एम्ब्रियो। हाँ, मल्टीपल सीड हो सकते हैं एक ओवरी में, बट एक सीड में बेसिकली एक ही एम्ब्रियो होता है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोस्पोरिक कंडीशन है, एक ही मेगास्पोर बनता है, तो एक ही मेगास्पोर, तो एक ही एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक, तो एक ही एग, और एक ही एग तो एक ही ज़ाइगोट, एक ही ज़ाइगोट तो एक ही एम्ब्रियो, बराबर। तो बेसिकली नॉर्मली ऐसा ही होता है। पर अब अगर सपोज टू बी मल्टीपल एम्ब्रियो अगर फॉर्म होते हैं, अब वो मल्टीपल एम्ब्रियो देखो सेक्सुअली भी हो सकते हैं और असेक्सुअली भी हो सकते हैं, समझ में। ऐसा हो सकता है जैसे देखो न्यूसिलस है, ध्यान दो आप, न्यूसिलस जो है, ध्यान दो, न्यूसिलस है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अब बाकी इंटेगुमेंट्स वगैरह को छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो न्यूसिलस है इसमें आपको पता है कि बेसिकली एक ही आर्कीस्पोरियल सेल होती है, जिससे कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिससे कि एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार मल्टीपल यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हो सकती है, और अगर मल्टीपल मदर सेल्स है तो फिर मल्टीपल एम्ब्रियो सैक, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक तो मल्टीपल जाइगोट तो मल्टीपल एम्ब्रियो, बट सीड तो एक ही बनेगा ना, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका नॉर्मल एम्ब्रियो सैक से एक एम्ब्रियो, और फिर आपको मैंने अभी बताया था कि वो इंटेगुमेंट्स वगैरह जो हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो जो अंदर एम्ब्रियो वो सेक्सुअली भी हो सकते हैं, असेक्सुअली भी हो सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकते हैं, पर मेन बात यह है कि मल्टीपल अगर एम्ब्रियो है अंदर तो दैट इज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। अब उन्होंने फिर उसके ट्रू और फॉल्स टाइप बताए, ठीक है। तो आप देखो ट्रू में क्या, कि ट्रू में जब जाइगोट बना और जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवीजन में चले गया, जबकि उसको सीधा एम्ब्रियो बनना चाहिए था, पर वो मल्टीपल टाइम डिवाइड हो गया, और हर एक सेल फिर एक इंडिविजुअल जाइगोट तो इंडिविजुअल एम्ब्रियो, तो ऐसे इस तरीके से मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो व्हेन जाइगोट अंडरगो टू क्लीवेज एंड टू फॉर्म अ मल्टीपल एम्ब्रियो विद इन अ सीड, दैट इज अ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड फॉल्स में कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, विच फॉर्म अ दैट इज अ मल्टीपल एम्ब्रियो, जिसमें एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी तो है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी तो है एग्जाम्पल में, तो दैट इज अ फॉल्स में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो और मजेदार बात ऐसा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी अगर हम असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका हॉर्टिकल्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, बराबर। हॉर्टिकल्चर मतलब देखो अपोमिक्टिक सीड मतलब असेक्सुअल सीड, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है फास्ट होता है, और उसमें भी अगर पॉलीएम्ब्रियो रहेगा तो इसका जो हॉर्टिकल्चर में एडवांटेज है वो बहुत बड़ा रहेगा। इस अपोमिक्टिक सीड के बारे में मैं और बातें मजेदार बोल सकता हूँ, पर मैं अभी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हमको जेनेटिक्स का उतना नॉलेज नहीं है। तो जब जेनेटिक्स का नॉलेज हमारे पास एक फुलफिल नॉलेज हो जाएगा, तो फिर जब एप्लीकेशन के चैप्टर आएंगे तब मैं अपोमिक्टिक सीड के बारे में और बोलूँगा वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी एग्जाम आप पूरा सिलेबस पढ़ के देते हो, एक चैप्टर पढ़ के थोड़ी एग्जाम देने वाले हो, तो हम तो पूरा सिलेबस ही कवर करने वाले हैं ना,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा इसके क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर मतलब आपको आइडिया दे दूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलो बाय।